अस्सलाम वालेकुम। आज हम IAS 7 स्टार्ट कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज 5 कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एक कंप्लीट सेट के। इनकम स्टेटमेंट जिसे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, फिर बैलेंस शीट जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो हम बना के आए हैं, चौथी चीज़ है ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और पांचवी चीज़ है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स हम वक्तन फ़वक्तन बनाते आ रहे हैं। तफसील से जो नोट्स बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो FAR 2 में जाके बनेंगे, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स में हमने नोट्स IAS 16 का नोट बनाना हमने सीख लिया, ऐसे ही IAS 40 का नोट बनाना हमने सीख लिया। तो कुछ हम नोट्स बनाते भी आ रहे हैं, लेकिन तफसीलन नोट्स जो हैं वो छोटे से छोटे नोट्स भी जो बनाने सीखेंगे, जो बाकायदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं, पॉलिसी चेंज के नोट्स वगैरह भी, वो FAR 2 के अंदर हम फाइनल अकाउंट का टॉपिक है उसमें सीखा करते हैं। ठीक है, तो ये कैश फ्लो का टॉपिक ये FAR 2 में बिल्कुल इस्तेमाल होता ही नहीं है। सेविंग चेन इक्विटी तो फिर FAR 2 के अंदर यूज़ हो रहा होता है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर बनाना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन कैश फ्लो का टॉपिक यहीं पर ही है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये भी उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक है कि जितना मुश्किल मर्जी सवाल होगा 60-70% नंबर आपके होंगे। उसकी वजह यह है कि हमने आज जिस तरह से सवाल करना सीखना है, अगले 3-4 लेक्चर्स जो आपको मेरी छुट्टियों के अंदर अवेलेबल होंगे पुराने वाले, उनकी थोड़ी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो तो कर लेना। ठीक है, गुजारा करना है, सारे सवाल उसी तरह से करेंगे। ठीक है, और फिर वापस में आऊँगा, ज़ाहिर है कंटिन्यू करेंगे कैश फ्लो। मेथड 2 हैं कैश फ्लो के। ठीक है, एक मेथड करवा के जो जा रहा हूँ इसी की प्रैक्टिस चलेगी, हर सवाल हर सवाल हर सवाल इसी तरह से। यानी पर्चे में आपको ये जहन में आ ही नहीं सकती बात कि कैश फ्लो का सवाल आया, शुरू कहाँ से करें, पता होगा आपको शुरू कहाँ से करें, और उसमें 60-70% नंबर आपको ईजिली मिल जाया करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कैश फ्लोज, देखें कैश जो है ना ये किसी भी बिजनेस की बैकबोन की तरह से होता है। ठीक है, तो कैश फ्लोज को जानना चाहता है यूज़र। ठीक है, अब आपके जहनों में ये आएगा कि प्रॉफिट भी तो हम निकालते थे, तो प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या फ़र्क है? तो भाई उसका जवाब यह है कि आपके सामने मैंने एक फॉर्मेट बनाया थोड़ा सा, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरह का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, जिसमें से नेट प्रॉफिट निकलता है। अब इस प्रॉफिट की फिगर निकालने के लिए आपको सेल्स की फिगर भी रिकॉर्ड करनी। सेल्स आपने रिकॉर्ड की, क्या सेल्स सारी की सारी कैश ही रिकॉर्ड करते हो आप? क्या इस सेल्स की फिगर को मैं कैश इनफ्लो कह सकता हूँ? भाई क्रेडिट सेल्स भी तो होती हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या सीखा था कि अगर पैसे नहीं भी आए कस्टमर से और चीज़ें बेच दी हैं तो एंट्री कर लो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब कैश इनफ्लो तो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक पॉजिटिव एक इनकम आ गई। ऐसे ही एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिनका कैश हमने पे नहीं किया होता, एक्रूअल बेसिस के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब एक्सपेंसेस में माइनस हुई पड़ी है फिगर, लेकिन कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ। फिर डेप्रीसिएशन एक बड़ा एक्सपेंस है हमारा, डेप्रीसिएशन में तो कैश आउटफ्लो होता ही नहीं है। अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्शन एक्सपेंस पड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में, फिर अदर इनकम के अंदर कोई इनकम पड़ी है, अभी आपको रिसीव नहीं हुई, आपने कमा ली है, आपने जी दुकान महीना किराए पे दिए रखी है आप लोगों के पास। कल सर से पूछें भी ऑडिट में क्या करना कैलकुलेटर को आपने। भाई ये जल्दी कर लें, आज मेरे पास बिल्कुल बस सही है। अच्छा अच्छा जी, तो अदर इनकम में आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है कि जी किराया कमा लिया आपने, रेंट कमा लिया, रिसीव नहीं हुआ, आपने एंट्री पास कर ली, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट कमा लिया, अभी बैंक से रिसीव नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा पड़ा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कैश आया हो। इनकम रिकॉर्ड करते हुए तो हम कैश का आना नहीं देखते हैं, ज़्यादातर कैश आ जाता है लेकिन कभी नहीं भी आ रहा होता। तो कैसे कह सकते हैं कि ये अदर इनकम के अंदर सिर्फ कैश इनफ्लो पड़ा होगा? फिर ऐसे ही एडमिन एक्सपेंस हैं, सेलिंग एक्सपेंस हैं, इनमें डेप्रीसिएशंस भी पड़ी होती हैं, इनमें बिजली के बिल भी पड़े होते हैं, पे नहीं भी हुआ तो आपने एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया होता है। ऐसे ही अदर एक्सपेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, अदर एक्सपेंस के अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल पड़ा होता है। आपने डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट देखा था,
ठीक है। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट के अंदर जो गेन या लॉस की फिगर आती है, क्या वो फिगर होती है जो एसेट बेचने पर कैश इनफ्लो हुआ था, या आप एक्सचेंज करते हैं तो जो कैश की फिगर आती है पेड की लेट से, तो क्या वो फिगर होती है जो गेन और लॉस की फिगर होती है? इसका मतलब गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट भी कैश फ्लो ऑन डिस्पोजल नहीं है। अब थोड़ी सी कहानी बदलनी है तो 2-3 दिन ना थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा, आज का दिन, कल का दिन, परसों जाके आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक जो चीज़ भी आप देखते थे, आप इनकम स्टेटमेंट में इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस इस तरफ भाग रहे होते थे। आज इनकम एक्सपेंस वो दे रहा होगा, आपको नहीं मुझे कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो दो। ये थोड़ा सा फर्क है, बात समझे हो? ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर लेट से लॉस ऑन डिस्पोजल पड़ा है, अदर इनकम में गेन ऑन डिस्पोजल पड़ा है। ये गेन या लॉस, ये कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो नहीं है, ये तो गेन लॉस ऑन डिस्पोजल है। कैश फ्लो बनाते हुए हमें गेन लॉस नहीं चाहिए होगा, हमें कैश इनफ्लो ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट चाहिए होगा। ठीक है। एसेट खरीदने के ऊपर एंट्री होती है, एसेट जब नया खरीदते हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, हमें ये कैश की फिगर चाहिए होगी, एडिशन कितना हुआ है फिक्स एसेट में। तो हमने इस स्टेटमेंट को बनाते हुए कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को देखना है। ठीक हो गया? और सही है। जैसे फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपको याद है बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक? नहीं भी इंटरेस्ट पे किया होता था, साल का एंड रहता था, एंट्री करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इसका मतलब जो इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां नजर आ रहा है इनकम स्टेटमेंट में, वो इंटरेस्ट पेड नहीं, फर्क होता था। आपको इंटरेस्ट का अगर लेजर याद हो, आज बनाएंगे भी सही, आज तो नहीं, खैर 2-3 सालों बाद जाकर आएगा, लेकिन इंटरेस्ट का लेजर, इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में क्या होता था जी? ओपनिंग पेएबल, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। जब मैंने आपको सिखाया था कि अगर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन हो तो पहले एक्सपेंस की फिगर निकल सकती है। एक्सपेंस इस तरफ आता था, कैश डेबिट साइड पर आता था और क्लोजिंग आ रहा होता था। तो ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, अगर आपको याद हो तो ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस पड़ा है, पेड नहीं पड़ा होता। ठीक है। तो एक्सपेंस की फिगर और पेड की फिगर फर्क हो सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस और इनकम्स पड़े होते हैं एक्रूअल बेसिस पे। कैश फ्लो बनाते हुए हमें कैश पेड, कैश रिसीव्ड की फिगर चाहिए होती है हर जगह पे। ये थोड़ी सी बात समझ आई है? अच्छा, तो ये फर्क था थोड़ा सा कि प्रॉफिट और कैश फ्लो में फर्क क्या होता है। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते बहुत सी नॉन कैश चीजें हमने रिकॉर्ड की हुई होती हैं, पर कैश फ्लो उससे डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। बनाने का तरीका क्या है वो तो इंशाल्लाह भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को स्टैंडर्ड ने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली ये 3 सेक्शंस जो हैं, ये 3 सेक्शंस एक्टिविटीज के हिसाब से हैं। ठीक है। कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस, उसको आपको पता है चलने के लिए पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसे ही है? बोलो, बिजनेस चलाना है तो पैसे चाहिए ना उसके लिए। ठीक है। अब वो पैसे जो बिजनेस ने अरेंज करने हैं उसको कहा जाता है उर्फ आम में, ये बिजनेस को फाइनेंस किया गया। कहते हैं ना फलां काम करना है, फाइनेंसिंग कहाँ से कराओगे? सुनने में आता होगा, है फाइनेंस कराएं। कहाँ से फाइनेंस किया? अब्बा जी ने फाइनेंस कर दिया यार, ये काम मैंने शुरू किया, मुझे अब्बा ने फाइनेंस कर दिया। बड़े भाई ने फाइनेंस किया यार, मैंने ये कारोबार शुरू कर दिया। क्या मतलब? फंड्स कहाँ से अरेंज किए? तो बिजनेस की सबसे पहली एक्टिविटी मेरे ख्याल से होनी चाहिए, वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम ये देखते हैं कि बिजनेस के पास पैसा जो बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो कहाँ से आया वो ओनर्स घर से लाए, कैपिटल इंजेक्शन, या वो बैंकों से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया हुआ है? बात समझ रहे हो? ठीक है। क्या इसमें क्या हो सकता है जी? नॉर्मली कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है। फिर जब फाइनेंसिंग हो जाती है, बिजनेस के पास पैसे आ जाते हैं, तो फिर बिजनेस उन पैसों को इन्वेस्ट करता है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। क्या मतलब? लैंड खरीदा, बिल्डिंग बनाई, प्लांट लगाया, ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट। बिजनेस करना है ना, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करता है फिर बिजनेस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉर्मली ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, नॉर्मली जो चीजें आ सकती हैं ना इसके अंदर, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाले सेक्शन के अंदर हम एडिशन या डिस्पोजल वगैरह, ठीक है जी, इनको देखते हैं। एडिशन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना।
नॉर्मली इनको देख रहे होते हैं। अच्छा, अब बिजनेस जो है उस पे फाइनेंस उसको फाइनेंस भी हमने कर लिया, फिर जब पैसे आए तो उससे हमने नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी कर ली, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज़ है, अब ये जो आपने प्लांट श्लांट लगाया है, अब इसको ऑपरेट भी करना है कि नहीं करना, तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपने वो बिजनेस अब रन करना है, चलाना है, उस प्लांट को जो इंस्टॉल किया उसको आपने यूज़ करना है, उससे आपने प्रोडक्ट बनानी है, फिर आपने उसको सेल करना है। तो ये सारे काम जो हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही हो रही होती हैं। चीज़ों का बेचना, चीज़ों का ख़रीदना, उनका बनाना, बिजली का बिल उसके अंदर यूज़ हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज यूज़ हो रही हैं, ये सब क्या है, ऑपरेशंस हैं। प्लांट लगा के छोड़ दिया तो खुद से वो कोई जो है वो आउटपुट नहीं देने लग जाएगा कि आप जो है वो फटाफट जो है वो उसको बेचना शुरू कर दें। आपको फिर ऑपरेट करना पड़ेगा उस प्लांट को। उसको ऑपरेट करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ेंगे। प्लांट को चलाने के लिए कोई बिजली गैस चाहिए होगी, कोई मुलाजिम चाहिए होंगे, चीज़ें बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा, फिर चीज़ें बन जाएंगी तो उनको बेचने के लिए कोई वर्क फोर्स चाहिए होगी, एडमिन स्टाफ चाहिए होगा। तो ये सब क्या है, ऑपरेशंस, ठीक है। तो कैश फ्लो के टॉपिक में हम 3 ब्रॉड सेक्शंस के अंदर पूरी कैश फ्लो को बांट देते हैं, ठीक है। और वो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये 3 एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यूं नहीं कह दिया करते, क्योंकि फाइनेंस करना जो बिजनेस को होता है ना जी, वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन तो ज़रूरत के लिए आता है, उसका क्या करना है कैश फ्लो के टॉपिक में वो मैं भी बता देता हूँ। अच्छा देखें जी, कैश फ्लो का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि ये आपके लिए एकदम से नया टॉपिक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हर सवाल के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक दो दो नई चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, लेकिन असल ये है कि 60-70% सवाल वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आज मेरा जो फोकस होगा वो फॉर्मेट के ऊपर होगा, चीज़ को समझाने के ऊपर होगा, बेसिक, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकता है हों जो आपको आज समझ ना भी आ रही हों, घर जाके इस सवाल को करते हुए थोड़ा सा बेहतर महसूस करोगे और हर आने वाले दिन उसको बेहतरी की तरफ आप देखते। हर अगला सवाल आपको कैश फ्लो के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट करता जाएगा, क्योंकि हर सवाल हमने करना एक तरह से ही है, बिल्कुल एक तरह से, और हर सवाल में 70 to 80% एडजस्टमेंट्स बिल्कुल सेम तरीके से होंगी। तो जब ये रोज़ आप कर रहे होगे तो कॉन्फिडेंट होते जाओगे। बहुत सारी चीज़ों की लॉजिक आज नहीं आएगी, ऐसे ही कल का दिन दूसरा सवाल जो मैं करवाऊंगा उसमें भी नॉर्मली में लॉजिक नहीं था, बल्कि बच्चों का कूल डाउन फेज चल रहा होता है कि चलो कल जो किया आज ज़रा उसको मजीद पक्का कर लें, ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पे कोई एक आधी चीज़ की लॉजिक आ गई, लॉजिक करते करते जब टॉपिक एंड पे पहुंचता है तो लॉजिकली भी चीज़ें क्लियर होती हैं। और मेरे ख्याल से आप इस वाले टॉपिक को सचमुच में कहेंगे कि ये किसी ने अगर इंट्रो पढ़ी हो तो कहते थे फाइनल अकाउंट जब मुफ्त के नंबर देने वाला सवाल होता है 70-60-70% मार्क्स होते हैं, ये सवाल भी ऐसा ही होगा। इस सवाल आपको सबसे अच्छा और सबसे आसान लगेगा, लेकिन तीसरे दिन से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। कुछ बच्चे मेरे जैसे हों तीसरे दिन से, वरना पहले दिन से भी बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं अपने जैसों की बात कर रहा हूँ कि तीसरे दिन से वो भी कहते हैं ले ये कैश फ्लो थी, तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैंने हैंड आउट की फॉर्म के अंदर कोई 20-25 सफ़ों का एक बुकलेट सा दे दिया है, क्योंकि अभी वॉल्यूम 2 जो है वो प्रिंट होकर नहीं आया है। ये भी ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज करवाना है, जो आपने अगले 3-4 दिन में करने हैं, या ईद के बाद आके भी जो मैंने करवाने हैं सवाल, तो बुक के आने तक ये इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। सिर्फ पास पेपर्स इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं, ठीक है जी। आज का पहला सवाल है जी, मिस्टर जुनेद जंजुआ हैज़ प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। कैश फ्लो का सवाल करना हो तो नॉर्मली इसके करने के लिए हमें 2 साल की बैलेंस शीट और 1 साल की इनकम स्टेटमेंट चाहिए होती है। ये 2 चीज़ें में मिल जाएं, हम कैश फ्लो का सवाल सुकून से तसल्ली से कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन चुकी है, अकाउंट्स बन चुके हैं, डबल एंट्रियां सब कुछ कर चुका है वो, वहां से ट्रायल बन चुका, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन चुकी, एवरीथिंग इज बन चुकी। बात समझे हो, ठीक है ना। आपने सिर्फ अपने मतलब की चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो कैश फ्लो के टॉपिक में अनलेस जो आप आखिरी लेक्चर लेंगे ना, आखिरी लेक्चर लियाकत इंडस्ट्रीज वाला सवाल है, इसके अंदर गालिबन पास पेपर 12 है, जो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी मेरे आने से पहले पहले, वो उस सवाल के अंदर वाहिद वो सवाल है जिसके अंदर सवाल ने कहा कि गलती हो गई है तो हमने फिर उसको सही करना है।
गलती होगी तो फिर हम उसकी करेक्शन करके कैश फ्लो करते हैं, वरना कभी भी अज्यूम नहीं करना कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर कि कोई गलती हुई हुई है, अनलेस के सवाल खुद कह दे सब कुछ हो गया है और सब कुछ सही सही हो गया है, हमने अपने मतलब की चीज़ें निकालनी। ठीक है, अब कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसा होगा जी, ये मैंने आज बच्चों के भी आने से पहले थोड़ा सा नोट कर लिया था। ये फॉर्मेट आज का दिन ठीक है, आपका पहला दिन होगा, घर पे जाके आपको इस पे 2-3 मिनट भी लग जाए तो कोई बात नहीं। कल का दिन टाइम कम हो, परसों का दिन उससे कम हो, और जब तीसरे सवाल के बाद आप ये सवाल शुरू करेंगे ना, बनाएंगे पहले फॉर्मेट ही बनाएंगे, पहले कैश फ्लो उसने कह दिया फॉर्मेट ऐसे। वो फॉर्मेट बनाने के लिए आपने टारगेट ये रखना है कि ये 1 मिनट के अंदर अंदर सारा फॉर्मेट बन जाए वर्किंग वन की हेडिंग तक, उससे आगे ज़रूरत के हिसाब से। ये भी कुछ कम है, थोड़े से मुझे ओपन करने पड़ेंगे और शायद लेजर्स। ठीक है, जगह इतनी बनी थी, बात समझ आ रही है। तो कितना फॉर्मेट बना लेना है, कितना फॉर्मेट, इधर देखो, नाम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, अभी लिख लेते हैं। कौन सा ईयर है वैसे सवाल के अंदर, कौन सा ईयर है? 31 दिसंबर 2010। अच्छा जी, ले भाई। तो मिस्टर जुनेद जंजुआ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। अब पहली हेडिंग क्या है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला सफा खाली छोड़ दोगे। दूसरे सफे पे जाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दोगे, 6-7 लाइनें खाली छोड़ दोगे। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दोगे, 2-3 लाइनें 4 खाली छोड़ दोगे। उसके बाद नेट कैश फ्लोज, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्किंग वन से हमें मिलेगा, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका आंसर हुआ करेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट हर रोज इसी तरह से ही होना है, इसमें जर्रा बराबर भी चेंज नहीं आनी, अनलेस कि ये मेथड बदल जाए। लेकिन आपको तो मेथड बदलने का पता ही तब चलेगा जब मैं ऐसे वापस आऊंगा, वरना उससे पहले आपकी जिंदगियों में एक ही मेथड कैश फ्लो का। ठीक है, और जब दूसरे पे जाना है ना तो इसी से यूज करके जाओ। पता है हम नई चीजें कहाँ सीखते हैं, एक बार कुछ सीख लें तो उसी से यूज करके आगे चलना है ना, है। ठीक है, तो कितना फॉर्मेट बनेगा जी, कितना फॉर्मेट बन जाएगा? ये फॉर्मेट सब बच्चों ने अभी बना लिया होगा, या ऑनलाइन वाले पॉज करके बनाएंगे, या यहां बैठे हुए बच्चे जो हैं उनको मैं 30 सेकंड दूंगा ये काम करने के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप तो देख के बनाना है ना, लेकिन घर पे आपने जबानी इसको बनाना है। आज का दिन 2-3 मिनट ले लो, कल के दिन से इंप्रूवमेंट हो, पर्चे तक जाते जाते 1 मिनट, एक कैश फ्लो का सवाल आए, इतना फॉर्मेट बनाना, ये लेजर वगैरह नहीं, लेजर वगैरह, इतना फॉर्मेट बनाना, सिर्फ 1 मिनट का टारगेट आपने करना है। समझ आती रहे बस, फूल बूटे थोड़े ही लगाने। ठीक है, अब देखो जरा सुन लो क्या करना है, सुन लो। मिस्टर जुनेद जंजुआ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग पहला सफा पूरा खाली कर दो। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 5-6 लाइनें खाली, ये भी मत लिखो, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया ना, कैश फ्लोज इसके टोटल को मैंने लिखा हुआ। ठीक है ना, फिलहाल मत लिखो, फिलहाल मत लिखो। क्या करना है अभी, क्या करना है, नाम लिख के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग देकर पहला पूरा सफा खाली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग देकर 6-7 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग की हेडिंग देकर 3-4 लाइनें खाली, और फिर नेट कैश फ्लोस आखिरी 3 लाइनों में लिख लो। नेट कैश फ्लोस एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो वर्किंग वन से निकलेगा, और इज इक्वल टू, लेस नहीं करना, उसका आंसर क्या आएगा उसके बराबर, इक्वल टू होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ठीक है, फिर इसके अंदर ये मैंने क्या लिखा है ये मैं 1 बाय 1 आपको करवाता हूं, तो इसी तरह से आप नोट करें, जल्दी करें, जल्दी करें। इतने में तो इतने को तो 30 सेकंड में कर सकते हो ना। नाम लिख के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग देके पहला सफा खाली छोड़ के सफा पलटो, अगले सफे पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दो, 7-8 लाइनें छोड़ो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दो, 3-4 लाइनें छोड़ो, और फिर ये 3 लाइनें सिर्फ लिख लो, नेट कैश फ्लो से लेकर क्लोजिंग कैश एंड कैश। उसके बाद अगली हेडिंग दे लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बस।
जी बन गया फॉर्मेट। अब इधर ले आए जी आमिर भाई कैमरा। जी बच्चों, अब उसूल क्या है कैश फ्लो का सवाल करने के, ये हमारे अपने उसूल हैं, ठीक है। पहला उसूल, कैश फ्लो का सवाल करने का पहला उसूल, जिन जिन, ये वो वाले जिन नहीं है, जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, उन उन आइटम्स के लेजर ओपन करेंगे। यानी कि पूरे सवाल भाई ओपनिंग क्लोजिंग सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स के आते हैं, ये पता है ना। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस उठ के आते हैं, ओपनिंग नहीं होते उनमें से किसी आइटम के। तो जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग आ रहे हैं, उन उन के लेजर्स ओपन करेंगे, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स के और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। अब ये क्या बलाएं होती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश, इसका मतलब होता है कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें, कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें। इसमें क्या कुछ हो सकता है जी? इसके अंदर बजाते खुद बकलम खुद कैश इन हैंड हो सकता है, ठीक है, और कैश एट बैंक भी हो सकता है। ठीक है जी। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। शॉर्ट टर्म, पूरा ही लिख देता हूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या मतलब? ये जो आप जैसे मिसाल के तौर पे प्राइस बॉन्ड्स वगैरह किसी ने लेकर रखे हुए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो रेडीली अवेलेबल टू, रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। यानी कि कैश करेंसी नोट की फॉर्म में नहीं पड़ा, लेकिन अगर आपका बिजली का बिल आ जाता है, आपको वो पे करना है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, प्राइस बॉन्ड उठाओगे और जाके उसको बैंक से चेंज कराओगे और बिल जमा करा दोगे। यानी कि तकरीबन कैश ही हुआ ना। वो क्या हुआ जी? तकरीबन कैश ही हुआ। ओके, तो कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें, ये तो हाजमा भी हो जाता है इन तीन चीजों का। तो ठीक है कि ये क्या है, कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें। अच्छा, ये पॉजिटिव कैश है, ये क्या है जी? पॉजिटिव है ना, ये हमारे पास एसेट पड़ा है, ठीक है। लेकिन इसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम कुछ नेगेटिव कैश की फिगर्स भी ले लेते हैं, जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म लोन को यहां पर ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन को, या बैंक ओवरड्राफ्ट। एक ही चीज़ है वैसे, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन में थोड़ा फर्क है। शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है कोई महीने डेढ़ के लिए लिया हुआ हो, और बैंक ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस जिसे कहते हैं, वो तो बिल्कुल हर वक्त चेंजिंग बैलेंस है ना, किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है आप पैसे निकाल लेते हैं, फिर किसी भी वक्त वो वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आइटम्स भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही ले लेते हैं। हम ये कहते हैं ये भी तकरीबन कैश ही है, वो कैश इनफ्लो की तरह से पड़े थे, ये कैश आउटफ्लो की तरह से पड़े थे, ठीक है। तो ये जो 5 आइटम्स हैं, कभी भी पर्चे के अंदर इकट्ठे मैंने नहीं देखे, ये इनमें से 2 या 3 आ जाते हैं मैक्सिमम। एक नॉर्मली 1 या 2 आ रहे होते हैं, ठीक है, 1 या 2 आते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं तकरीबन किसी हद तक एग्जॉस्टिव लिस्ट ये है, ठीक है। तो कैश होगा या बैंक होगा या शॉर्ट टर्म लोन होगा या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, इनका लेजर नहीं बनाना, क्योंकि ऊपर उसूल क्या लिखा हुआ है, सब ओपनिंग क्लोजिंग वाले बैलेंसेस के लेजर बनाने हैं, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स के। तो वो कौन से आइटम्स हैं? वो ये 5 आइटम्स हैं, ठीक है, जिनमें से चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी बेटा। मैं मान रहा हूं कि आपको ये जरा लाल वाली बात समझ नहीं है, तभी तो लाल किया हुआ इसको, ठीक है। थोड़ी सी हजम नहीं हुई, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम गुजरने दो। आज अगर मैं सारी चीज़ों की लॉजिक देने लग जाऊंगा तो सवाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। आज मेरा मकसद बहरहाल ये है कि एक पूरा सवाल फुल फ्लेज आपको करवाना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन है, उनके सबसे पहला स्टेप, ओहो, उसूलों में स्टेप 0 तो लिखा ही नहीं। स्टेप 0 आपको पता होना चाहिए, क्या है स्टेप 0 जी? फॉर्मेट बनाना है, जो आपको कहा था स्टेप 0 फॉर्मेट बनाना है, और फिर उसके बाद ये स्टेप 1, ठीक है ना। तो फॉर्मेट तो कांस्टेंट है ना, वो तो ठीक है। तो फॉर्मेट सबसे पहले आपने बना लिया, उसके बाद नंबर 1, जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग आ रहे हैं, उनके लेजर्स ओपन करने हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल आइटम्स के लेजर ओपन नहीं करने। इनको कहां लेके जाना है?
ये वर्किंग वन देखो ना, अभी आपके फॉर्मूले मैंने कहा था वर्किंग वन तक बना लो। वर्किंग वन क्या है? वर्किंग वन क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग ही तो है। तो ये दरअसल इसका लेजर बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको वर्किंग वन में, इनको वर्किंग वन में ऐसे प्लस माइनस करके शो कर देते हैं। ठीक हो गया? सही है। तो जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग नजर आ रहे हैं उनके लेजर्स ओपन करेंगे, सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। अब ये नई मुसीबत क्या है जी? वर्किंग कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं? अच्छा, वर्किंग कैपिटल जो है ना, वैसे वर्किंग कैपिटल आप बड़े होकर पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लेकिन हमने यहां वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना। आप समझो कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है हमने। वर्किंग कैपिटल रेशियोज के टॉपिक में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है यहां पे कैश फ्लो के टॉपिक में अक्सर, वर्किंग कैपिटल आइटम्स। तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। जब भी कोई बंदा कहे ना वर्किंग कैपिटल, तो उसका मतलब क्या होता है? करंट एसेट। अब आप कहोगे जी सर कह रहे थे सबके लेजर बनाने हैं, विचो छड़िया की है और बहुत कुछ बचेगा। अभी देखोगे आप, कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर कंप्यूटर है। तो बात समझ रहे हो? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने क्या करना है जी, जिन जिन के ओपनिंग अभी देखेंगे, असल में तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो समझ आएगी। अब उसूलों से लिखने से तो समझ नहीं आती। ठीक है, तो जिन जिन के, ये उसूलों वाला सफा अलग से बनता जाएगा हमारा, फिर एंड पे फिर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग नजर आ रहे हैं उनके लेजर्स ओपन कर लेने हैं, उनके लेजर्स ओपन कर लेने हैं, सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स के। तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स कौन से होते हैं जी? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इनमें से ना दो चीजें ऐसी हैं जिनके लेजर स्टिल हम बनाएंगे, लेकिन चूंकि वो अभी सवाल में आ नहीं रही हैं, वैसे बता रहा हूं, आने वाले दिन में, कल वाले सवाल में या परसों वाले सवाल में आपको देखने को मिलेगा। दो चीजें करंट एसेट, दो चीजें करंट लायबिलिटी हैं, स्टिल उनका लेजर बनता है, वो है इंटरेस्ट और टैक्स। आज के सवाल में ना इंटरेस्ट है ना टैक्स है, इसलिए वो बात मैं यहां पे लिख नहीं रहा। ठीक है ना, लेकिन जब आप उन सवालों पे पहुंचेंगे तो वहां पर यही जुमला मैं बोलूंगा, जिन जिन आइटम ओपनिंग नजर आ रहे हैं उनका लेजर बनाओ, सिवाय वर्किंग कैपिटल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। लेकिन आगे मैं फिर ऐड करवाऊंगा, लेकिन तो आप इस उसूल के आगे ना यहां पे लेकिन लिखकर इस उसूल को पूरा कर लेना। ठीक है, सही है ना? वो लेकिन दो चीजों के वो कह रहे थे कि जी बनेंगे। ठीक है, अब उसूल हमने लिख लिया, बोलो उसूल लिख लिया। ये बैलेंस शीट हमारे सामने है। तो जिन 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 के ओपनिंग या क्लोजिंग नजर आ रहे हैं उनके लेजर्स ओपन करेंगे, लेकिन दो चीजें एक्सक्लूड हो गई। पहली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उन्होंने कहां जाना है? वर्किंग वन में। ठीक है, और जो दूसरे करंट एसेट करंट लायबिलिटी है ना, वर्किंग कैपिटल आइटम्स, उनके लिए ये वाला इलाका मुख्तस किया गया है, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स चेंजेस। ठीक है, यहां क्या करना है वो तो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो पूरी बैलेंस शीट को हमने पहली बार सवाल पढ़ते हुए अपने सफे पे उतार लेना है। तीन ही जगह हैं, या तो चीज एडजस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल आइटम्स में आएगी, या फिर चीज वर्किंग वन में आएगी, या फिर चीज लेजर्स में आ जाएगी। इसके अलावा चौथी, और हर चीज को यहां पहुंचाकर ही दम लेना है। और जब ये काम कर लेंगे तो तकरीबन आधा सवाल उसी में से ही हो जाता है, तकरीबन आधा सवाल। ठीक है, बल्कि मैं तो इस तरीके से आपको चलवाऊंगा कि एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो है, इसका एक जुगाड़ आज सिखाऊंगा। इसकी कल भी आप, परसों भी आप प्रैक्टिस जब करोगे तो ये मुफ्त के नंबर पर्चे में होंगे। लॉजिक विल कम इन 6th और 7th लेक्चर, लॉजिक बाद में, पहले पर्चा तो पास कर लें। ठीक है, एक तरीका सिखाऊंगा जिससे ये वाली फिगर्स गलती के बगैर को रट्टा लगाए उसूलों का ना, वो किताबों के अंदर ना इसका वो उसूल बने हुए हैं कि करंट एसेट बढ़े तो ये कर दो कर, हमने नहीं याद करना। हम तो एक छोटा सा जुगाड़ लगाएंगे यहां पर और एरर फ्री तरीके से ये मुफ्त के नंबर करेंगे। दूसरे तीसरे दिन कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर इंशाल्लाह इसकी लॉजिक भी आ जाएगी। मेरे आने से पहले आ गई तो अच्छी बात है, ना आई तो मैं आके लॉजिक दे दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो शुरू करें काम को। ओके, चलो। अब फिलहाल एक काम ये करते हैं, ये सवाल आपके सामने है। अब आप, मैं
जो है यहाँ से आपको ये सवाल दिखाता हूँ, ठीक है। हर चीज़ को उसकी जगह पहुँचाते जाएंगे, ओके। सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाले जो आइटम्स होंगे ना उनको मैं वहाँ लिख दूंगा, जो उनके साथ करना है हशर वो अभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। और ये पूरी किधर गई पूरी, ये पूरी बैलेंस शीट हम यहाँ से वहाँ पे नोट कर लेंगे। चलें स्टेप, ये साथ साथ करना है, ठीक है ना। अब साथ साथ मतलब नहीं, आपने देखना है, उसके बाद फिर 1 मिनट आपने रुक कर ये काम कर लेना है, ओके। करें शुरू। सबसे पहले क्या है जी, कैश। कैश कहाँ जाएगा, वर्किंग 1 में। तो यहाँ पे आके हमने लिख दिया कैश। कितना जी, क्लोजिंग ओपनिंग बताते जाओ। अच्छा ये बड़े ध्यान से देखना है, कभी कभी ना, कभी कभी पैसे अब तो नहीं करता, पहले सवालों के अंदर आप देखोगे वो ओपनिंग इधर और क्लोजिंग इधर भी लिख देता है। तुसी अन्ने वाह, इसको क्लोजिंग समझ, उसको ओपनिंग समझ के ये 9 पर्चे के अंदर सारे ओपनिंग क्लोजिंग, सारे क्लोजिंग ओपनिंग बनाए हो। एक बार ध्यान से देख लेने में कोई हर्ज नहीं है ना, ठीक है। वैसे आज के सवाल में तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग। हम 10 में खड़े हैं, ये 9 और ये 10, ठीक है। अच्छा तो आपने मुझे ऐसे ही बताते जाना है। 32 और 145 थाउजेंड्स में करूंगा सवाल, सिर्फ रिक्वायरमेंट में मैं लिख दूंगा रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। चलो तो जी ओपनिंग अब किताब से देखते जाएं, किताब अपने सफर में देखते हैं। 32 और 1, अब ये देखो 32, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 32 और 145, ठीक है जी। नेक्स्ट अब ये देखते जाओ, कुछ भी नहीं यहां छोड़ना। अकाउंट रिसीवेबल्स ब्रैकेट में लिखो डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे, लेजर बनेगा, ये तो करंट एसेट है, बस ये थोड़ा सा पक्का करना है आज हमें, ठीक है ना। तो डेटर क्या है, करंट एसेट है ना, तो ये वर्किंग 1 में भी नहीं जा सकता, इसका लेजर भी नहीं बनेगा, ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, वो एडजस्टमेंट वाले खाने में, ठीक है। अब ये जो पूरा सफा आपने छोड़ा हुआ है, इसकी प्लानिंग कैसे करें, इसकी प्लानिंग ऐसे कर लें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दी हुई थी ना, हमेशा याद रखना कैश फ्लो आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होगी, इसके अलावा किसी दूसरी चीज से शुरू नहीं होगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपकी कैश फ्लो का स्टार्टिंग। दूसरा मेथड जब देखेंगे जब आएगा, अभी तो आपकी जिंदगी में मेथड ही एक है, कैश फ्लो बनाने का तरीका ही एक है। अच्छा वो आसान है, पहले वो इसलिए नहीं करा रहा कि मुश्किल सीख लो तो आसान, फिर आसान और ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है ना। तो हम ये, और ये मशहूर तरीका भी यही है, ज़्यादातर अकाउंटेंट्स इस्तेमाल भी यही करते हैं। बहरहाल बहरहाल कहाँ शुरू करोगे आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम की हेडिंग देकर 5-1 लाइनें छोड़ देना और फिर अगली हेडिंग दे लो जिसके अंदर फिर ये लिखना है। तो जल्दी कर लो, ये काम भी जल्दी कर लो, शाबाश। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दी हुई है ना, बोलो इसमें सबसे पहली हेडिंग दो, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। पीबीटी लिखकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ था पहले ही, अच्छा जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दी, लिखा प्रॉफिट। मैंने कहा था सिर्फ हेडिंग दो, आप लोगों ने बाकी भी सारा नोट कर लिया, बड़े तेज हो आप लोग हैं। कैसे लाइनें छोड़ी, अब मैंने साथ साथ करवाना था जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम क्या होता है समझाऊंगा, जाहिर है अभी इसी सवाल में करेंगे। इसके नीचे 5-1 लाइनें छोड़कर अगली हेडिंग दें, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस, ठीक है। और बाकी सफा भी फिलहाल नीचे खाली रहने दें। आखिर में 3 लाइनें आपने लिखनी है, ये 3 लाइनें, 4 लाइनें एंड पे छोड़नी है बस, वो जब देखेंगे जब बारी आएगी। तो फिलहाल चलने दो, बस ये जरा लिख लो ताकि मैंने जो यहाँ पे चीजें पहुंचानी है तो वो लिखने की जगह आपको मिल जाए, ओके। और ये हमेशा ऐसे ही करेंगे आप। पहला सफा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को होगा उस पर लिखोगे पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 4-5 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल 4-5 लाइनें खाली, एंड पे ये 3 लिखकर फॉर्मेट खत्म हुआ करेगा, लेकिन वो 1 आध दिन में, ठीक है। फिलहाल तो हमने ही लिख दिया, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। शुरू करें जी, चलो चल रहे थे हम, अच्छा भला। सबसे पहले क्या है जी, कैश। सवाल तुम जरा इधर थोड़े से नजदीक आ जाओ, मेरा पेट्रोल बच जाएगा, बड़ा महंगा हो गया आजकल जी। सवाल सही नजर आ रहा है सबको, अच्छा जी। कैश 32 और 145 ओपनिंग और क्लोजिंग कहां चला जाएगा, वर्किंग 1 में। नेक्स्ट क्या है जी, डेटर्स। अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में आपने लिख लिया होगा, डेटर्स। डेटर्स ना तो कैश और कैश से मिलती जुलती चीज है, ना ही ये लेजर वाला आइटम है, बल्कि ये तो वर्किंग कैपिटल का आइटम है, करंट एसेट है। इसको कहां ले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मैं डेटर्स ही लिख लेता हूं आज, वैसे पर्चे में जो लिखा हुआ करेगा वही लिखेंगे, लेकिन आज मैं डेटर्स ही लिख रहा हूं, ओके। तो यहां पे हमने लिख लिया डेटर्स।
अब इसका करना क्या है ये इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूं मैं, इसलिए इसको आपने फिलहाल मैंने यहां पे स्टार लगा दिया क्योंकि अभी मैंने इसको किया कुछ नहीं ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वर्किंग वन में आएगी ना, इन्वेस्टमेंट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। अच्छा, शॉर्ट टर्म इधर आती है वर्किंग वन में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना तो करंट एसेट है, नॉन करंट, ठीक है, ना तो करंट एसेट है ना वर्किंग वन का आइटम है, तो फिर इसका क्या ओपन करेंगे, लेजर, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अब ओपनिंग बताओ, 170, क्लोजिंग 220, लो ये कैश फ्लो है जी बेटा। जी जाहिर सी बात है, वो तो मैंने इसीलिए पहले मैंने नाम इसलिए इसका लिया ताकि कैश और ये 5 चीजें अलग कर दूं और उसके बाद कहूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। उसके बाद जाहिर सी बात है तीन जगह बनाई। नेक्स्ट इन्वेंटोर आए, बोले जी बोले, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेजर बनेगा नहीं, ये तो करंट एसेट है, ये तो वर्किंग कैपिटल का आइटम है। तो यहां पर लिख लो करना क्या है, 1 मिनट में जब ये समझाऊंगा आप कहेंगे वाह ये तो मुफ्त के नंबर। और ये ऐसे पर्चे में करना नहीं है जैसे आज कर रहा हूं, वो तो अभी सिखाया नहीं ना ये काम, वरना पर्चे में जब ये आइटम्स आएंगे तो जो चीज सिखानी है ना वो साथ के साथ इसको यहां पे करके ये नंबर लेते हुए सवाल पूरा होगा, कैश फ्लो के 20-30% मार्क्स उसमें से वैसे ही आ चुके होंगे हमारे, सिर्फ सवाल को पुट करते हुए। यहां क्या करना है वो जब सिखा लूंगा तो फिर कल से ऑनवर्ड जो सवाल आपको मिलेंगे उसमें साथ साथ ही करेंगे। सवाल में जैसे ही पढ़ा बेटर है, जो करना है वहां पे फिगर्स देकर यहां पे करके ही आगे बढ़ा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जरा तरतीब के साथ जरा चीजें 1 बाय 1 सीखे ना, सारी इकट्ठी कैसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड, ये क्या है, नॉन करंट एसेट होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस नॉन करंट एसेट होता है, बोलो नॉन करंट एसेट होता है ना। प्री पेमेंट एक्रूवल्स में से निकलती थी, करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स में रखते थे, करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, लेजर वाला आइटम भी नहीं है, तो ये स्टार वाला आइटम है। फिलहाल आज ये स्टार्स हैं हमारे, ठीक है। ले आओ इधर। क्या जी, अब करना क्या है ये तो अभी बताया नहीं मैंने, फिलहाल तो सिर्फ इंश्योर कर रहे हैं कि सारी चीजें जहां पर जानी है वो हमें पता लग जाए। नेक्स्ट, ऑफिस सप्लाईज जैसे किसी दफ्तर के अंदर स्टेशनरी वगैरह पड़ी होती है, कोई प्रिंटर के पेजेस पड़े हुए हैं, कोई बुक्स पड़ी हुई हैं, बॉल पॉइंट्स पड़े हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हैं, या यहाँ पे रिसेंट वालों के पास ये मार्कर्स वगैरह पड़े हैं, डस्टर पड़े हैं, आपके पेपर्स पड़े हैं, ये ऑफिस सप्लाईज लाइक स्टेशनरी। ऑफिस सप्लाईज इज लाइक 100% लाइक स्टेशनरी। जो हमने एक्रूअल प्री पेमेंट के टॉपिक के अंदर यूहूरा वाले सवाल में स्टेशनरी की एडजस्टमेंट नहीं की थी, वो स्टेशनरी की एडजस्टमेंट है। ऑफिस सप्लाईज भी उसी को ही कहते हैं, ठीक है ना। ऑफिस सप्लाईज मींस स्टेशनरी, ओके। अच्छा, तो ऑफिस सप्लाईज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है और ना कोई नॉन करंट एसेट है, तो फिर ये भी करंट एसेट है जो कि वर्किंग कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाईज लाइक स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का स्टॉक अगर पड़ा हो तो करंट एसेट ही होता है ना, ठीक है। हाँ, करंट एसेट ही होता है ना। स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा हो तो करंट एसेट ही होता है ना। स्टेशनरी का स्टॉक पर मार्कर पड़े हुए हैं, ये नॉन करंट एसेट है, अगले 10 साल इस्तेमाल होंगे, करंट एसेट होता है भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओहो स्टार्स के साथ स्टार नहीं लगाया, ये बाद में यहां से जो कुछ करना है यहीं से देखने हैं, ढूंढने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, लैंड, दिस इज अ नॉन करंट एसेट, ये वर्किंग वन में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, लेजर बनेगा। अच्छा जी, तो लैंड है, बिल्डिंग इक्विपमेंट, ऐसे प्लानिंग करें, चलो इसको छोड़ देंगे। लैंड बोलें जी, ओपनिंग 2500, क्लोजिंग 1810। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, और फिर उसकी है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो दोनों के ओपन कर लेते हैं जी अकाउंट्स। बिल्डिंग अब एक्यूमुलेशन लगा तो ये कॉस्ट पे पड़ा है, ठीक है, और ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। आई 16 आ गया, आई 16 हैज कम,
I16 हैज कम, आ चुका है। बताओ ओपनिंग 2300, एसिड का ओपनिंग है, क्लोजिंग 2800। ये ज़रा नज़र आ रहा है यहाँ पे सबको? 2800 क्लोजिंग, कैमरा में भी नज़र आ रहा है, हाइब्रिड वालों नज़र आ रहा है? सही सही, एंड तक, एंड वाले कैप वाले भाई, ठीक है। थोड़ा सा इधर छुप गया ना जी। अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट बैलेंस है भाई, नेचर का ध्यान रखना है, नेचर का ध्यान रखना है। एसिड अकाउंट, एसिड लाइबिलिटी नेचर के अकाउंट क्रेडिट साइड से ओपन करना जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 720 और 890, तो 720 और क्लोजिंग 890। बातें क्यों कर रहे हो यार, क्या ऐसी जरूरी बात है तुमने करनी करनी है? सवाल की समझ नहीं आ रही तुम्हें, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देखो तुम्हारे लिए अब मैं ये नया लेजर बना रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने मिटा के बनाया लेजर। ये स्टार तुम इसके इसके मैं इधर गाल पे स्टार दूंगा जी, जितना टाइम से आया ना। अच्छा जी, देखो तुम्हारे आने से लेजर भी नहीं बन रहा से, इतने तुम लेट आए हो, मुझे टेंशन हो रही है। अब इक्विपमेंट ब्रॉड डाउन 1150, क्लोजिंग 1200, ये 1200 लिखा है मैंने। फिर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये इक्विपमेंट की है, और ये बिल्डिंग की है जी। ओपनिंग 350 और क्लोजिंग 380। अब मेरे पास लेजर्स की तो जगह ही खत्म हो गई है। चलो शुक्र है फिलहाल एसिड साइड भी खत्म हो गई है। अब जो लेजर एक्स्ट्रा होंगे ना, वो मैं इधर इस शीट पे थोड़ा सा इसको इधर करके ना, इधर करके बना दूंगा, काफ़ी जगह है, ठीक है। बाद में फिर वो नोटिंग के लिए आप साथ ही कर लेंगे, ओके। अच्छा जी, बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं, अब जगह ऐसे ही बना लेते हैं, ओके जी। नेक्स्ट, अकाउंट पेएबल, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर्स जी बच्चों, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स वर्किंग वन में ना लेजर बना दें, वर्किंग कैपिटल आइटम है, करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल। आपको क्या पता है जी वर्किंग क्या भाई साहब, आपको क्या पता? ये अभी शुरू कराया है मैं 7 बजे का आया हूं, मैंने ये फॉर्मेट पहले नोट कर लिया था। असल में समझाना मैंने 7:45 पे शुरू किया था, ताकि आप लोगों के टाइम पे ही समझाऊं। अच्छा जी तुम अगली क्लास, वो कहाँ से, अभी तो 8:30 हुए हैं बेटा। टैक्स की बजाय इधर आ गए हो? अच्छा जल्दी आ गया, चल सुकून से बैठ, अच्छा है, जरा 2 बार सुन लेगा, आ गया तो ठीक है, ओके मैं समझा सी मैं कल ही हूं। अच्छा जी चलो जी, सुने सुने सुने, नेक्स्ट, सॉरी क्रेडिटर्स लिख रहा हूं, क्रेडिटर्स, ओके, क्रेडिटर्स ही लिख रहा हूं, वरना पर्चे में आपने ऐसे नहीं करना। क्रेडिटर्स कहता है अभी शुरू करा है, हाँ के परेशान ब्लड प्रेशर लो हो गया भाई का जी क्रेडिटर्स लिख लिए, आगे बढ़ो। लेकिन ये स्टार है, स्टार, जल्दियां देखिए, स्पीडें चेक की हैं मेरी तुम। अच्छा, वेजेस पेएबल भी भाई स्टार है, वेजेस पेएबल भी स्टार है, करंट लाइबिलिटी है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ना ही लेजर वाला आइटम है, तो वेजेस पेएबल, ठीक है जी। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम है जी, लेकिन नेगेटिव के साथ आएगा जी। स्टार 580 और 580 माशाल्लाह जी, ये सेम क्यों है पता नहीं जी। शॉर्ट टर्म लोन कितना जी? 580 लेकिन नेगेटिव, और 580 लेकिन नेगेटिव। नेक्स्ट, अरे लॉन्ग टर्म लोन आप भी आ गए, आ गया लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का तो लेजर बनेगा, ये जगह जरा खाली पड़ी थी। आप तो अपनी तरतीब से चल रहे होंगे ना, मेरे यहाँ मैंने कहा ये जरा दोनों इकट्ठे इकट्ठे रहे ना, जरा एसेट और उसकी डेप्शन, इसलिए ये जगह खाली छोड़ दी थी जी। ओपनिंग बता दें, 1160 और 985।
उसके बाद क्या रह गया जी, ये कैपिटल तो पक्का वर्किंग कैपिटल ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये है कैपिटल, वो बड़े वाला कैपिटल, ठीक है। तो इसका तो लेजर बनाएंगे, इधर ही बना लेते हैं जी लेजर इसका। अल्लाह करे आपको पसंद आ जाए ये लेजर। नजर आ रहा होगा, सही है, नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। कैपिटल, कैपिटल का अकाउंट है, ओपनिंग बता दें, 3403 है, 3402। बस ये 2 ऐसे नहीं बोलना कि पहली बार मुझे समझ आ जाए बेटा। 3402 और क्लोजिंग 3884, ठीक है जी, डन जी। लो भाई, अब सारी बैलेंस शीट पहुंच चुकी, ठीक है। अब ये जो स्टार्स हैं इनका क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, और ये मुफ्त के नंबर हैं। डेटर जो है 104 से बढ़कर 280 हो गए, ऐसे ही है। उसके बाद अगला स्टार इन्वेंट्री है, 200 से बढ़कर 424 हो गई। प्री पेमेंट है 36 से कम होकर 24 हो गई। ऑफिस सप्लाईज है 7 से बढ़कर 14 हो गई। लाइबिलिटी है 263 से कम होकर 158 हो गई। फिर लाइबिलिटी है 24 से बढ़कर 40 हो गई। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, कोई कम हो रहा है, कोई बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई बढ़ रहा है। आप किताबों के अंदर जो है आपको उसूल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वो उसूल पता है क्या है, वो उसूल तो नहीं लिखा हुआ है कि करंट एसेट बढ़े तो कैश फ्लो में नेगेटिव, करंट एसेट कम हो तो कैश फ्लो में पॉजिटिव, करंट लाइबिलिटी बढ़े तो कैश फ्लो में पॉजिटिव, करंट लाइबिलिटी कम हो तो कैश फ्लो में नेगेटिव। अब ये उसूल जितनी मर्जी याद कर लो मिक्स हो ही जाता है, ठीक है। तो हमें हमारे उस्तादों ने जो सिखाया था, ठीक है, उसके पीछे एक लॉजिक भी है, लेकिन वो जो सिखाया था वो हम भी अपने बच्चों को फिर सिखा देते हैं, सीना ब सीना। आपको पता है ये मुंतकिल हो रहा होता है, ठीक है जी, सारा जो ज्ञान होता है। तो अब वो तरीका सीखेंगे। अब उसकी लॉजिक नहीं सोचनी फिलहाल, उसकी इफेक्टिवनेस सोचनी है आपने, कि बगैर कोई गलती के, बगैर कोई एक्स्ट्रा चीज याद किए आपको ये मुफ्त के नंबर मिलने हैं, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि एसेट बढ़े तो डेबिट कहते हैं और एसेट कम हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कहते हैं और कम हो तो, इतना का नॉलेज होना चाहिए आपको डबल एंट्री का। ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे। कैसे? डेटर, डेटर है ये, बोलो ये डेटर है। ये 104 से बढ़ के 280 पे गया, कितना डिफरेंस है? 170। अब अच्छा, अब ये डेटर है, ये एसेट है, और एसेट में क्या आया है? इंक्रीज आया है। एसेट में इंक्रीज आए तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट में इंक्रीज आए तो क्या करते हैं? डेबिट। दूसरा इंपैक्ट आपने कैश पे सोच लेना है। अब क्यों कह रहे हैं ये लॉजिक फिलहाल आज नहीं, ठीक है, आज सिर्फ तरीका। कैश को क्या कर दो? क्रेडिट। और अगर यही एसेट कम हो रहा होता तो हम ये सोचते कि एसेट हो गया क्रेडिट यानी कम, तो फिर कैश को डेबिट कर देते। ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई? फिर सुनो ना, सब ऊपर देखोगे तो पता लगेगा। ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए डेटर ने इंक्रीज शो किया है। डेटर इज एन एसेट, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को कर दो क्रेडिट। कितने से बेटा? 176 नेगेटिव कैश क्रेडिट। बात समझे हो? थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, अभी तो 5-6 तो यही आइटम पढ़े हैं। पर्चे के अंदर ये एक आध दिन तक ये कैश लिखना छोड़ देंगे, उसके बाद एक आध दिन तक ये लिखना भी छोड़ देंगे, ये जबानी किया करेंगे, ठीक है ना। ये लिखना नहीं है पर्चे में, ये नहीं लिखना पर्चे में, ओके भाई, समझ आई है? डेटर में क्या आया? इंक्रीज। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ देखना है ना। इस साल के शुरू में इतना था, साल के एंड तक डेटर ने इंक्रीज शो किया। तो डेटर इज एन एसेट, एसेट बढ़े तो क्या होता है? डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश पे सोच दो उसका क्रेडिट। फर्स्ट सवाल का करने के बाद सोल्यूशन देखोगे तो यही होगा। तो कौन इतने उसूल याद करे? कितना आसान सा काम है, इतना तो हमें पता लगता ही है, ठीक है। एक और, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 200 से 424 पर आ गई तो इन्वेंट्री बढ़ी है। इन्वेंट्री का बढ़ना, इन्वेंट्री एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट।
ये आज लिख लो पूरी बात, कल से कैश छोड़ देना लिखना, कल परसों से, और फिर ये डेबिट क्रेडिट भी नहीं लिखा करेंगे, ठीक है? जबानी करना है ये काम, एग्जामिनर को नहीं बताना हमने जुगाड़ लगाया। ओके जी, बोलो। इन्वेंट्री अगर डेबिट हुई है तो दूसरा इंपैक्ट कैश पे सोच लो, कैश क्या करना है? क्रेडिट। कितने से जी? 224। अब देखो मैं अभी सवाल का डाटा लिख रहा हूँ, लेकिन कैश फ्लो रिक्वायरमेंट है उसमें ये चीजें आना शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट, अब तेजी से कर लें, तेजी से। प्री पेमेंट क्या है? ये भी एसेट है, बोलो। प्री पेड एसेट है, प्री पेड इंश्योरेंस एसेट है। तो ये 36 से कम होके 24 हो गया, एसेट में कमी आ गई है। एसेट में कमी आए तो क्रेडिट होता है। दूसरा इंपैक्ट कैश पे सोचो, कैश को डेबिट कर लो, 12 पॉजिटिव आ गया कैश फ्लो में। मुश्किल आसान, नंबर मुफ्त के, नंबर मुफ्त के, एरर फ्री तरीका, बगैर कोई उसूल याद किए, बगैर कोई एरर किए। इतना डेबिट क्रेडिट तो आपको पता ही है ना कि एसेट बढ़े तो डेबिट होता है और लायबिलिटी बढ़े तो, इतना पता है तो बस काम हो गया। नेक्स्ट, ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी। स्टेशनरी इज एन एसेट, स्टॉक पड़ा हो तो। इधर देखना, इधर देखना, उधर क्या देख रहा है? इधर मैं पहुंचा हूं, उधर देख रहा है यार। 7,000 से बढ़ के 14,000, एसेट 7,000 से बढ़ गया। एसेट का बढ़ना होता है डेबिट। दूसरा इंपैक्ट क्रेडिट कर दो, 7 नेगेटिव। अब देखो कैश फ्लो में 15 आइटम्स आने हैं, 5-7 तो अभी आ जाएंगे बाद, और ये सवाल पढ़ते पढ़ते किया करेंगे। आज तो मैंने अलग अलग किया ना, पहला दिन था, वरना सवाल पढ़ते आ रहे होंगे। हमें पता है 3 चीजें हैं, 3 जगह हैं। जो लेजर वाला आएगा उसका लेजर ओपन करेंगे, आगे वर्किंग कैपिटल वाला आगे वहां पे जाके ये ट्रीटमेंट कर देंगे, आगे कैश इन कैश इक्विवेलेंट वाला आएगा वो यहां पे लिख देंगे, और जब बैलेंस शीट खत्म करेंगे तो हमारा आधे नंबर हमारे उसमें से 30% 40% मार्क्स आ भी चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म हो गई ये। अब ये सारे स्टार्स को अब भुगता रहे हैं ना हम, ठीक है जी। उसके बाद लायबिलिटी 263 से कम हो गई। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट। बस इधर से सोचना है, कैश तो इसके बाद सोचना है। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश को क्या कर दो? क्रेडिट। 105 से नेगेटिव। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कोई उसूल देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस पेबल है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी 24 से 40 पे चली गई, बढ़ गई। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो दूसरा इंपैक्ट सोच लो कैश पे। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, 16 पॉजिटिव। ठीक है, सही है। लो भाई, अच्छा जी। अब अगली बात, यहां तक को मसला तो नहीं है। सारी बैलेंस शीट को हमने क्या किया? सवाल में पहुंचा दिया। वर्किंग वाले आइटम वर्किंग 1 में चले गए, लेजर वाले लेजर में चले गए, वर्किंग कैपिटल वाले आइटम्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उस सेक्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट की तरफ आए तो मैंने आपको कहा था कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या हुआ करेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन हमारे इस सवाल में, क्योंकि पहला सवाल है तो इसके अंदर आपको टैक्स नज़र ही नहीं आ रहा, तो यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। देख लो, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ब्ला 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 ब्ला, नेट इनकम, गेन लॉसेज आ रहे हैं। ठीक है, सही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमारा 950 ही, क्योंकि सवाल के अंदर टैक्स नहीं है। अगर टैक्स होता तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लेना है। वो मैंने फॉर्मेट में लिख दिया, हमेशा आपने ऐसे ही करना है। आपने हमेशा शुरू ही फॉर्मेट को यहां से करना है। ओके, अच्छा जी। तो फिर 950 की फिगर आपने उठाई है जी इनकम स्टेटमेंट से। इधर देखो, सबसे एंड वाली फिगर उठा ली, ऊपर वाले सारे इंपैक्ट्स इस पे आ गए, आ गए। यहां तक कोई मसला नहीं। अब अगला मसला आता है, बनाने निकले। अब ये छोटी सी बात है लेकिन है आसान। बनाने निकले हैं हम कैश फ्लो, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रॉफिट की फिगर से। इस प्रॉफिट की फिगर तक आते आते 230 की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। हो चुकी है, नहीं हो चुकी? अगर मैं पीबीटी से स्टार्ट करूं और इसको जैसे माइनस हो चुकी वहीं रहने दूं, तो क्या मैं कैश फ्लो की फिगर पे पहुंच सकता हूं?
मैं कैश फ्लो की फिगर पे तो नहीं पहुंचूंगा। यानी इस प्रॉफिट की फिगर तक आते आते एक नॉन कैश आइटम माइनस हो चुका है, नॉन कैश आइटम माइनस हो चुका है। अगर इसका इंपैक्ट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे बढ़ो, बाकी तो सब चीजें देखो। आज आज आपने ये नहीं सोचना सर सेल्स में भी तो क्रेडिट सेल्स पड़ी हो सकती हैं, सर कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती हैं, सर ये एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी तो कोई बिजली का बिल हो गया, कोई इस तरह की चीज़ों की एक्रूवल पड़ी होंगी। इसको भी नहीं सोचना। इसके लिए इतना ही मैं बता दूं आपको कि जो हमने वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस ली हैं ना, उसके अंदर डेटर्स आ गए जिसमें सेल वगैरह, क्रेडिटर्स आ गए परचेज वगैरह, बाकी एक्रूवल प्रीपेमेंट्स आ गए, इनको कैश में कन्वर्ट कर दिया है हमने। ये प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह कोई 7वें 8वें लेक्चर में जाके कैश फ्लो के, जब मैं वापस आ चुका हूँगा। एक छोटी एग्जांपल में प्रूफ करेंगे, फिलहाल प्रूफ नहीं करना। फिलहाल बस मैंने बोल दिया ना आपको कि आपके जो सेल्स परचेजेज आपके जहनों में आ रहे हैं, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस वाले जो खर्चे अगर एक्रूवल वाले थे तो वो कैश में कैसे कन्वर्ट हुए। तो मैंने कहा वो वर्किंग कैपिटल में जो हमने ये जो ड्रामा किया है ना, डेबिट क्रेडिट करके और कैश, उसके अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो गया। इसको प्रूव करने के लिए 6वां 7वां लेक्चर है, फिलहाल नहीं करना। फिलहाल बस इसको मान लेना है मिनवा अन और सवाल पूरा करना है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये 230 पे एतराज है क्या? प्रॉफिट तक आते आते ही 230 माइनस हो चुका है। देखो ना, 1 2 3 चीजें टोटल करके माइनस किया हुआ है ना इसमें। ठीक है, तो ये प्रॉफिट की फिगर तक आते आते 230 माइनस हो चुका है। अगर मैं कैश फ्लो बना रहा हूं और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये 950 है तो फिर तो गड़बड़ है, क्योंकि इस 950 तक आते आते तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसमें से माइनस हो चुका है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड बैक इसको कहते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम, जिसमें से सबसे मशहूर है जमाना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। प्लस आज तक जिंदगी में डेप्शन माइनस करते आए, आज तक माइनस करते आए, प्लस ये यहां पर ना उलट काम चलना है। यहां पर इनकम्स ने माइनस होना है, एक्सपेंसेस ने ऐड होना है, जो भी नॉन कैश होंगे। ठीक है ना। बहरहाल ये तो फेवरेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जी? 230। देखो ये नंबर मिल गया, लेकिन ये फिगर ऐसे नहीं मिला करेगी पहले सवाल में जैसे मिल गई। ये फिगर अब बताता चलूं आपको, आपके कैश फ्लो का सवाल हुआ करेगा, डाटा होगा जैसे एक्यूमुलेशन का अकाउंट है, इसमें से बैलेंसिंग फिगर आप ढूंढ के निकाला करोगे डेप्रिसिएशन की, और फिर वो फिगर निकल कर इधर जाकर ऐड बैक करके आप रिवर्स किया करोगे। ऐसे नहीं थाली में रख के आपको डेप्रिसिएशन देगा। लेकिन पहला सवाल है, सब कुछ ऐसे ही है। पहला सवाल तो बस हमने टारगेट ये किया हुआ है कि हम एक सवाल मुकम्मल कर लें, अल्लाह करे कर लें। अभी 20 मिनट पड़े, ठीक है। सवाल वैसे ख़त्म है, लेकिन कुछ लेजर की बैलेंसिंग है ना, वो भी सिखानी है, तो 10 मिनट उस पर लगते हैं। तो अगले 10 मिनट में ये बात करके फिर वहाँ पे जाता हूँ। ऐसे ही ये देखो, ये देखो, बड़ा ही गुस्सा आया। देखो आपको मैंने ये कहा कि इनके बारे में आपने नहीं सोचना, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल प्रूव, जिंदगी अगर वफा करती है तो मैं लाजमी प्रूव करूंगा। इससे ऊपर ऊपर वाले आइटम्स को आपने, मैंने कहा, नहीं सोचना कि उनको कैश में कैसे कन्वर्ट किया। उसके लिए फिलहाल जो मैंने आपको अर्ज किया कि जो हमने वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस ली हैं उनके अंदर हमने इनको कैश में कन्वर्ट कर लिया। अब वो मेरे पे थोड़ा सा इत्मीनान इतना कर लें कि जब तक मैं वो बात कर नहीं देता आप कहें हाँ ठीक है सर कह रहे हैं, तो फिर हो गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे। मैंने इसीलिए तो आपको बता दिया ताकि बाद में मैं भाग ना सकूं। आपको बोला तुमने सर 7वें 8वें लेक्चर में बताओगे, बताओ ना, आप भाग रहे कहाँ पे हो, हैं? ठीक है, अच्छा नहीं लिख क्या लो, मैंने लिख लिया दिल पे, आप भी लिख लो। सबसे पहले मैंने इस इतना गुस्सा हाईलाइटर भाई जी, सबसे पहले इस, अभी भी गुस्से में, इस 230 को पकड़ लिया, ठीक है। इसको क्या कहा? तुम नॉन कैश हो। हमने पीबीटी से शुरू करना है, स्टैंडर्ड ने कहा है। ये ना कहना आप वहां से शुरू कर लेते सर, यहां से शुरू कर लेते, नहीं भाई, स्टैंडर्ड ने कहा है पीबीटी से शुरू करना है। तो पीबीटी से शुरू किया तो हमने कहा तुम नॉन कैश हो। यहां तक आते आते तुम क्या हो चुके हो? माइनस। तो तुम्हें क्या कर देंगे हम? ऐड। साथ ही आगे ख्याल आया, डिस्कशंस पहले किए हुए फायदा होता है ना। डेप्शन के बाद इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ गई। उसके बाद वो कहता है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सब के सब ही नॉन कैश हैं। बताया था आपको मैंने क्लास के स्टार्ट में एक बात की थी कि एसेट के बेचने पर जो कैश इनफ्लो होता है, कैश फ्लो के टॉपिक में हमें उसका सरोकार होता है। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ये कैश फ्लो नहीं है,
सादा सी बात है, कई बार आप डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पढ़ के आए हैं, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट क्या कैश इनफ्लो होता था? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट क्या कैश इनफ्लो होता था? एसेट बेचने पर जो कैश आया वो फिगर गेन लॉस कभी नहीं होती थी, डिस्पोजल की एंट्री होती थी। मिसाल के तौर पे 100 रुपए का एसेट बुक वैल्यू, एसेट की बुक वैल्यू थी 100 रुपए, वो हमारा बिक गया 120 का, तो गेन तो 20 रुपए आया, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में कैश इनफ्लो तो 120 हुआ। 100 का बुक वैल्यू वाला एसेट था, 70 का बेच दिया, 30 का लॉस आ गया। अब लॉस ऑन डिस्पोजल तो 30 आया हुआ है, जबकि कैश इनफ्लो तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर 70 हुआ। तो हमारे इस टॉपिक के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो प्रॉफिट की फिगर तक आते आते तो गेन्स लॉसेस एड लेस हुए पड़े हैं, तो क्या करेंगे? इनको नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में रिवर्स करेंगे। लेकिन वो अलग बात है कि हम डिस्पोजल का भी अकाउंट बनाएंगे कैपिटल के नीचे। 3 डिस्पोजल हो रहे हैं ना, 3 डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, ये गेन लॉस उसमें रखेंगे, ठीक है। और फिर वहां से कैश की फिगर निकालेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पे कैश इनफ्लो कितना हुआ। लेंगे जरूर हम, पहले गेन लॉस को रिवर्स करके नील कर दिया इंपैक्ट, और फिर हम निकालेंगे कैश इनफ्लो ऑन डिस्पोजल, और वो फिगर कैश फ्लो में। तो कहानी ये उल्टी हुई है। वहां पे इनकम एक्सपेंसेस निकालने की दौड़ होती थी, यहां पे इनकम एक्सपेंसेस वो दे रहा है, हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये वापस लो, हमें कैश चाहिए, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ओके, सही है। तो चलो पहले इसको रिवर्स करते हैं, ये मुफ्त के नंबर ले लें, लेजर बनाएंगे डिस्पोजल का, वहां से इंशाल्लाह कैश निकलेगा, ठीक है। तो 950 तक आते आते ये 64 ऐड हो चुका है, ये 32 ऐड हो चुका है, लेस करेंगे रिवर्स हो जाएगा इसका असर, कैश इनफ्लो लेंगे इसका थोड़ी देर में, ठीक है। ऐसे ही 950 तक आते आते ये 15 माइनस हो चुका है, तो इसको क्या कर देंगे? ऐड। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ किस चीज के ऊपर है? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, वो लॉस था, वो 950 तक आते आते लेस हो चुका था, आपने क्या कर देना है? ऐड। कितना है? 15। उसके बाद 2 गेन्स हैं, 950 तक आते आते ऐड हो चुके हैं, तो हम क्या कर देंगे? उनको लेस। लेस है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड 64, ओके, और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें ना डाटा जो है वो मिसिंग फिगर्स के तौर पे निकला करेगा, आज के सवाल में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस। आज तो जाके आपने इस सवाल को 2 दफा करना है बस, ताकि आपको सवाल की बेसिक चीज पकड़ में आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सवाल मुश्किल होते जाएंगे, पर आपको मुश्किल नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। 70-80% सवाल हो जाया करेगा। लेकिन मैं ये बात सुन, मैं क्या कह रहा हूं, ये 3 डिस्पोजल है ना, 3 डिस्पोजल, तो यहां पर सेल प्रोसीड्स लेंगे हम। सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव, जो मर्जी लिख लो, जो आपका दिल करे। सेल प्रोसीड मतलब कैश रिसीव, ठीक है। कैश रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट भी आएगा। कहां से आएगा आप ये तो देखेंगे। फिर सेल प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड भी आएगा। कैश रिसीव्ड लिख लो। सेल प्रोसीड सर नहीं, सर हमें नहीं समझ आ रही सेल प्रोसीड क्या होती है। ये लो कैश रिसीव्ड लिखो अब, ठीक है। कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों गेन लॉस को रिवर्स करेंगे और कैश इनफ्लो को पकड़कर इधर पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। कैश फ्लो बना रहे हैं, निकलेगा जब तो यहां लिख लेंगे, लेकिन प्लानिंग तो कर ली ना हमने कि करना क्या है, समझे हो। तो गेन लॉस को क्या कर दिया? रिवर्स, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। मैंने बोला आपको कि 100 का एसेट, 100 की बुक वैल्यू एक एसेट की, वो बेचो 120 का, तो गेन तो 20 है। अब इनकम स्टेटमेंट में तो 20 का गेन पड़ा है, पर हमें वो 120 की फिगर चाहिए यहां पे कैश फ्लो बनाते, तो 20 को रिवर्स करके 120 यहां पे लिखेंगे, पर वो सवाल के अंदर जो होगा वो लिखेंगे ना फिलहाल तो। जी सही है। इनकम स्टेटमेंट में और इसके अलावा कुछ नहीं करना। उठाया पीबीटी से, ये 4 नॉन कैश आइटम्स एडजस्ट किए। आपने कहा ऊपर वाले नॉन कैश, मैंने कहा नहीं वो हमने कर लिए वर्किंग कैपिटल में, मान लो प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। और अब हमारा सवाल सिर्फ इन एडजस्टमेंट्स का मोहताज रह गया है। अगर इनको हम कर लें तो कहानी खत्म। जिनमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है डी, ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 568, ठीक है।
भाई सही है। अब ड्राइंग्स, वैसे तो ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन फिर ड्राइंग्स जब होती हैं बैलेंस शीट में क्लोज, तो हम उन्हें क्या करते हैं, कैपिटल में जाके लिख लेते हैं, ठीक है ना भाई। ये ड्राइंग्स डिविडेंड लिख दे सवाल में तो डिविडेंड हो जाएगा। ये पुराना सवाल है, जरा बच्चों वाला सवाल है, सोल प्रोपराइटर का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स। ओके जी, ड्राइंग्स कितनी है जी, 568। अच्छा, अब ये 568 की ड्राइंग्स जो हैं, ये इस लेजर में तो आपने पुट कर दी, जो ओपन किया हुआ था, ड्राइंग्स इधर ही आना होता है ना, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे भी हम लिख कर आए थे फॉर्मेट में, वो क्या है जी, डिविडेंड पेड। अच्छा, डिविडेंड पेड, डिविडेंड ही लिखना है आपने, क्योंकि अब सवालों में डिविडेंड ही आया करेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपने फॉर्मेट में डिविडेंड पेड लिखा हुआ है और आ गया ड्राइंग्स का लफ्ज, तो वहीं पर उसको यूं काट देंगे। परिचय में अगर ड्राइंग्स ही नजर आ गया तो बेशक ड्राइंग्स लिख लेना, लेकिन मैं आपको आदत नहीं डालना चाह रहा ड्राइंग्स के लफ्ज की। मैं चाह रहा हूं आपके फॉर्मेट में आदत हो डिविडेंड पेड की, क्योंकि आप डिविडेंड पेड ही आता है, डिविडेंड क्योंकि स्टेटमेंट इक्विटी भी आ गई है, तो सारा कुछ आपको वैसे ही बता दिया था, तो अब डिविडेंड का लफ्ज ही आया करता है। पर लेट्स से किसी सवाल में ड्राइंग्स दे ही देता है, तो पता तो हो कि ये डिविडेंड सोल प्रोपराइटर में इसी ड्राइंग्स को ही कहते होते हैं, तो इसको काट के यहां पे लिख लो ड्राइंग्स। कितनी है जी, 568। तो ये बात याद रखना, डिविडेंड होगा तो कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में क्या होगा, डेबिट साइड पे। कैपिटल अगर अलग पड़ा है और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग हैं तो डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है, और अगर कैपिटल इकट्ठा ही पड़ा है तो रिटेन्ड अर्निंग्स को कैपिटल में फेंक देना। तो अगर डिविडेंड अगर सवाल में आए या ड्राइंग्स आए तो एक कैपिटल के लेजर में डेबिट करोगे या रिटेन्ड अर्निंग्स अलग हो तो वहां पे, ठीक है। और दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो नीचे तीन चीजें लिखी थी ना, लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड तो आज के सवाल में है नहीं, टैक्स पेड भी आज के सवाल में नहीं है, होता तो माइनस कर देते लेकिन नहीं है। सिर्फ एक चीज है आज के सवाल में, वो है ड्राइंग्स। वो जो डिविडेंड पेड था उसकी जगह पे ड्राइंग्स लिख लो, ठीक है। ठीक हो गया, एक एडजस्टमेंट हो गई भाई। एडजस्टमेंट बी इसके बाद करते हैं जी, एडजस्टमेंट बी। एडजस्टमेंट बी जरा आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। डिस्पोजल आ गया ना, वैसे भी जब गेन लॉस देखा करोगे तो डिस्पोजल अकाउंट ओपन कर लिया करोगे एहतियातन, ठीक है। तो भाई हमारा एक डिस्पोजल का अकाउंट बनने जा रहा है। ये किस चीज का डिस्पोजल है, बस ऐसे ही है, नाम लिखो और शुरू कर दो काम। डिस्पोजल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, मैं तो ये कहता हूं कि जरा ना मुझे ये यहां पर जो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 32 का क्या आया था, गेन था ना। मेरा दिल ये चाह रहा है कि आप इस लेजर में 32 का गेन मुझे पहले पोस्ट करके दिखा दें। अगर डिस्पोजल का लेजर है तो उसमें गेन किस तरफ आएगा भाई। फिक्स एसेट इंडेक्शन में डिस्पोजल बड़ी तफसील से किया है। अब इसके लिए सोच लेते हैं ना, हम यूं सोचते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ आए तो एंट्री बनती है, सरा देख लो इधर, प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ आए तो एंट्री बनती है डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये तो लॉस होगा। यानी अगर गेन आएगा तो वो डिस्पोजल के अकाउंट में किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। पहले गेन निकाला करते थे, आज गेन उसने दे दिया है, कैश निकालेंगे, ठीक है। वक्त वक्त की बात है। तो गेन ऑन डिस्पोजल सवाल में ऑलरेडी गिवन था कितना, 32, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर सोल्ड ड्यूरिंग द, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा हुआ है। और बोलो तो, और गूंगो बोलो तो। अब वही डिस्पोजल है, एसेट अकाउंट में से 100 रुपया, इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिशिएट भी नहीं ना होती, तो कॉस्ट ही पड़ी होगी यहां पे, उसमें तो डेप्रिसिएशन का मसला ही कोई नहीं, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में से 100 रुपया निकला और निकल कर डिस्पोजल अकाउंट में आ गया डेबिट, ठीक हो गया जी। एक्यूमुलेशन तो होती नहीं है इन्वेस्टमेंट पे, क्या होती है, इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, अब दोनों अकाउंट्स बैलेंस होकर मजे का काम दिखाएंगे आपको। जैसे डिस्पोजल के अकाउंट में नॉर्मल 4 ही चीजें होती हैं। पहली चीज
एसेट अकाउंट से कॉस्ट आती है, दूसरी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्शन आती है जो इन्वेस्टमेंट की है नहीं। तीसरा हम कैश लिखते थे और चौथा गेन लॉस निकलता था। आज गेन लॉस उसने दे दिया, तुम बताओ बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पर, और वो तो कैश ही होता है। और सादा सी बात थी, वैसे मुश्किल करके समझाई आपको ताकि मुश्किल सवालों में तैयारी हो। सादा सी बात है, अगर 100 वाली चीज 32 का गेन देकर गई है तो 132 की ही बिकी होगी ना। अब इस लेजर में दो चीजें आई थी, एक ये गेन था जिसे हमने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर रिवर्स कर दिया था, दूसरी चीज हमें मिली है कैश। दूसरी चीज क्या मिली है जी? कैश। इस कैश की फिगर को हम 132 के कैश इनफ्लो को हम यहां पर लेंगे। वर्किंग नंबर कौन सा है? वर्किंग नंबर ये 7 तक पहुंच गए थे ना, ये 8 है और ये 9 है। अभी नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है? तो वर्किंग नंबर 9 में मेरे पास 132 का, ये ज़बानी भी निकल आता, लेकिन चले हमने तरीका सीखना था ना। अब समझ आइए बात पूरी कि डिस्पोजल पर गेन लॉस जो होगा वो यहां पर एडजस्ट कर देंगे और जो कैश इनफ्लो होगा वो यहां पे माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और डिस्पोजल कर लेते हैं, देखते हैं कोई और आता है या नहीं आता। पॉइंट नंबर 8 और नंबर 9, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे पता लग गया है कि दो और डिस्पोजल्स भी हैं, तो उनके भी ऐसे ही डिस्पोजल अकाउंट बनेंगे। क्या ख्याल है, बनेंगे नहीं बनेंगे? डिस्पोजल अकाउंट्स दो बनेंगे नहीं बनेंगे? एक डिस्पोजल है किसका? लैंड का भी है, और दूसरा डिस्पोजल है इक्विपमेंट का। अच्छा, अब इनके जो गेन लॉस सवाल के अंदर गिवन थे ना, जब भी कभी सवाल के अंदर आपको गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल दे ना, तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप फौरी तौर पे एक डिस्पोजल का लेजर ओपन करें और गेन है या लॉस है उसको वहां पे जाकर लिख दें, फिर आगे देखें सवाल क्या करता है। ठीक है ना? तो ये मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया था कि जरा तरतीब से चल रहे थे। ये जैसे ही मुझे ये तीन चीजें नजर आनी थी ना, मुझे चाहिए था कि मैं फौरन गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है तो मतलब डिस्पोजल हुआ है, तो फौरी तौर पे डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहिए था और गेन लॉस उसमें लिखकर फिर आगे सवाल पढ़ना चाहिए था। आइंदा से आप ऐसे करेंगे, लेकिन आज तो पहला सवाल ना, आज तरतीब में जरा आगे पीछे, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया 32। लैंड के अकाउंट में अगर 64 रुपए का गेन है तो लैंड के डिस्पोजल के अकाउंट में किस तरफ आएगा? भाई ये नहीं करना आपने कि ऊपर वाले को देख लें, आप दोबारा सोचेंगे, जरा रिवाइज करेंगे। डिस्पोजल के लेजर में क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस आए तो वो तो डिस्पोजल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वो लॉस है। ठीक है, ऐसे ही डिस्पोजल के अकाउंट में अगर डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस आए तो वो होता है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। हाँ, गेन अगर होगा तो वो, अब ऊपर मैंने चाहती नहीं मारी थी, ठीक है, तो गेन कितना? 64। ऐसे ही अब लॉस के बारे में सोचो, यानी ये जब गेन लॉस आया करेंगे ना, डिस्पोजल अकाउंट फौरन ओपन करोगे और उसमें गेन लॉस को रख दोगे अगर सवाल में दे दे तो। ठीक है जी, 15,000 का लॉस है। अब सोचें जी, डिस्पोजल का अकाउंट हो तो क्रेडिट साइड पर अगर फिगर आ रही है तो डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, हाँ, अगर लॉस होगा तो ऊपर देख के तो फिर रिवीजन हो जानी थी, वो नकल हो जानी थी, नीचे नीचे वो छुपा लिया था जी। कितना? 15। ये बात समझ आई है? ठीक हो गया, चले। अच्छा, अब ना एक और मजे की बात बताऊं आपको। सवाल के अंदर दो एडजस्टमेंट्स रहती हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन से रिलेट कर रही है और दूसरा इक्विपमेंट से रिलेट कर रही है। मैं सिर्फ एक चीज आपको जरा बावर कराना चाह रहा था कि जब आपको एडजस्टमेंट ने ये 100 रुपया, ओह ये लिखा ही नहीं, ये 100 रुपया दिया, जिसको आपने यहां पर लिख दिया होगा कि ये डिस्पोजल में चला गया, ऐसे ही है ना? अब ये वाला अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर निकल आई है। ठीक है, तो अब इस अकाउंट में भी और कोई एडजस्टमेंट नहीं बची। अगर तो ये बैलेंस हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बैलेंस ना हो तो फिर देखेंगे बैलेंस किस तरफ आ रहा है। जब सब चीजें सही हुई हैं तो नॉर्मल जो उस तरफ चीज आया करती है फिर वही अज्यूम करेंगे। जरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करो, 150 डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी ये क्या हो सकता है जी? नॉर्मल अजम्पशन लो, फिर सब कुछ सही हो चुका है, वो कर चुका है, हम रीडू कर रहे हैं असल में ये सारा कुछ। ये लेजर उसने बनाया था जिसमें ओपनिंग 170 था, जिसमें उसने एडिशन रिकॉर्ड किया था 150 का, डिस्पोजल रिकॉर्ड किया था 100 का, और उसका क्लोजिंग आया था 220, तो उसकी बैलेंस शीट के अंदर 220 चला गया था। हम ये सब रीडू कर रहे हैं,
ठीक है, अनलेस के वो कोई गलती कह ना दे, हमने कभी गलती अज्यूम नहीं करनी। हम क्या कहेंगे, बैलेंस इस तरफ आया है, इसका मतलब ये एडिशन है। ये क्या है, अब मेरे पास येलो हाइलाइटर नहीं, वरना मैं इसको भी ऐसे ही येलो हाईलाइट करता। ये क्या है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो या आउटफ्लो? भाई साहब, कैश पेड होता है फॉर एडिशन, कैश पेड फॉर एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये वर्किंग नंबर 2 है, ये 150 पॉजिटिव। आउटफ्लो, ये मैं उलट लिख गया, पॉजिटिव इनफ्लो और ये आउटफ्लो है। ठीक है जी, तब से यही तो नहीं सोचे जा रहे थे कहीं तुम? अच्छा जी, लो जी, एक तो अप्रोच भी समझ आ गई। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर बैलेंस हुआ है ना, ऐसे ये बाकी सारे लेजर्स भी बैलेंस होने हैं। ठीक है, सही है। हाँ यार, जाके ना सरदनान से को 5 मिनट उन्होंने मुझे देने हैं आज, क्योंकि कैश फ्लो का एक सवाल कराना है। हाँ नहीं, मेरी क्लास हुई ना, सर की भी होती है ना सर, जाके क्या हो है, रिक्वेस्ट करना सर से। 5 मिनट आज चाहिए कैश फ्लो का सवाल पूरा करके, फिर इनको आगे रिकॉर्डिंग्स देनी है। सिर्फ 5 मिनट आज का दिन, कल से मैं होऊंगा ही नहीं जी। ओके भाई, ये समझ आई है, बैलेंसिंग की अप्रोच समझ आ गई। अब बैलेंसिंग भी 1 मिनट में ऐसे ऐसे होती चली जाएगी। चलो अब बाकी 2 एडजस्टमेंट्स करते हैं और फिर सवाल खत्म। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 100 वॉज पेड बाय जुनेद जंजुआ फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, क्या अगर बिजनेस की कोई लाइबिलिटी ओनर पे कर दे तो ऐसे ही है जैसे कैपिटल लाया। ठीक है, अब असल कहानी तो यूं होती कि पहले ये 100 रुपए का कैश घर से लाता और बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश डेबिट होता और कैपिटल क्रेडिट होता। सही है ना? और फिर जनाब क्या होता, फिर ये कैश जो दराज में आ चुका है, इस कैश को इस्तेमाल करके लोन की रीपेमेंट होती है। लोन की रीपेमेंट की एंट्री क्या होती है? लोन डेबिट कैश क्रेडिट। असल कहानी तो पूरी ऐसे होती है, अगर घर से पहले पैसे लाता और फिर पे करता, लेकिन उसने बारों बार पे कर दिया, तो ये कैश का आना और कैश का जाना नजर नहीं आया। ऐसे ही है ना, यानी इसकी एंट्री तो बन गई, बोलो लोन डेबिट, देखो लोन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, लोन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कितने से जी? 100 से। ओके अच्छा, अब ये एंट्री तो ठीक है ना, एंट्री ठीक है, एंट्री में कोई मसला नहीं है। तो देखो लोन डेबिट, यहां पे लिखो कैपिटल, लोन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, बिल्कुल ठीक एंट्री है। लेकिन एक छोटा सा मसला है, ये कैश का आना जाना शो नहीं हो रहा इसमें, जबकि दरअसल डीप डाउन जाकर देखें तो कैश का आना जाना तो हुआ है ना, कैश इनफ्लो भी हुआ है, आउटफ्लो भी हुआ है। अगर इसको कोई बच्चा इग्नोर कर जाता है तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, एक आध नंबर मिस हो जाएगा, वरना सवाल पे असर कोई नहीं पड़ना। कैश ने आना है और कैश ने जाना है, तो नेट में कैश फ्लो पे असर नहीं पड़ना, लेकिन ये कि आधा नंबर यहां पे लूज कर सकता है बच्चा। इसलिए याद रखना, जब मैं यहां पर, इधर देखो, यहां पर जब मैं कैश, ठहर जाओ ना, कैपिटल, फ्रेश कैपिटल जब लाएंगे ओनर तो घर से, फ्रेश कैपिटल जब ओनर घर से लाते हैं तो कैश इनफ्लो होता है, और लोन जब रीपे होता है तो कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो ये कैश आउटफ्लो लोन रीपेड का और कैश इनफ्लो, ये भूलना मत, मैं ये कह रहा हूं 100 100 ये ना असल में नजर नहीं आना, एंट्री इसकी इस तरह से होती है अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन कैश फ्लो में मिस नहीं करना। अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आ जाए और कोई भूल जाए तो कोई गल नहीं यार, कुछ भी नहीं होता, खैर है, कुछ भी नहीं होता। ओके, एक आध नंबर से कोई मर्ग नहीं हो जाना, सारा सवाल भी तो सही करते हुए आए हो। ओके अच्छा, अच्छा जी, अब मसला क्या है? मसला है बैलेंसिंग का। पहले बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। ये लेजर बैलेंस हो चुका है, बोलो हो चुका है बैलेंस? ये लेजर बैलेंस करो, सारे लेजर बैलेंस करो जल्दी जल्दी, ये लेजर बैलेंस करो।
690 इधर आ रहा है, डेप्रीसिएशन होगी। पहली बात है लैंड डेप्रीशिएट होता ही नहीं है। दूसरी बात ये तो अकोमोडेशन वैसे ही अलग रख रहे हैं, तो एसेट अकाउंट में तो कॉस्ट आनी चाहिए थी, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या लेनी चाहिए फिर, एसेट बिका होगा जी, डिस्पोजल है। ठीक है, अब एसेट अकाउंट में 690 यहां से निकलकर डिस्पोजल के अकाउंट में जाएगा। हमारा डिस्पोजल अकाउंट पहले से ही तैयार खड़ा है, मुंह खोले खड़ा है जी, कितना 690 लैंड से आ गया। अब डेप्रिसिएशन तो है नहीं, बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई। आसान है या मुश्किल? मुश्किल सिर्फ ये है कि आज आप 2 दफा इसको कर लो जाके, एक दफा, ये इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा, और लॉजिक्स हर रोज इंशाल्लाह आती जाएंगी। जी बोलो। 754 का कैश इनफ्लो हुआ। अब ये देखो, गेन को रिवर्स कर चुके थे नॉन कैश में, 754 के कैश को आप यहां पर ले लोगे, 7 लैंड वाला है 754। कौन सी वर्किंग में निकाला आपने? वर्किंग 10 में। ठीक है, ये इनफ्लो है, गेन रिवर्स्ड, कैश इनफ्लो ले लिया, सही है। आगे बढ़ो, बैलेंस करते आओ, लॉन्ग टर्म लोन को बैलेंस करो। बैलेंसिंग फिगर को निकल रही है 75, किस तरफ? यानी कि मजीद कुछ रीपे हुआ है लोन। नॉर्मल अजम्पशन नहीं, नॉर्मल अजम्पशन जो नॉर्मल चीज इस तरफ आती है, क्यों? गलती तो उसने कही कोई नहीं हुई। तो अगर सब कुछ हमने लिख दिया तो फिर इधर बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है? प्रोबेबली लोन रीपेड। क्या हो सकता है जी? लोन रीपेड। तो ये 75 का लोन जिसने सिर्फ लिख दिया, कोई नहीं, एक आध नंबर मिस होगा। मैं तो ये कह रहा था कि 100 को भी लोन रीपेमेंट के अंदर शो कर दो, ये मैंने कहा था। कोई भूल जाए तो कोई बात नहीं जी। वर्किंग नंबर 4 से ही आपने निकाला, तो ये आ गया 175। आउटफ्लो, लोन रीपे हुआ है, आउटफ्लो। बिल्डिंग डिस्पोज कोई नहीं हुई, जल्दी बताओ। 500 डेबिट साइड पे, मानो ना मानो फिर एडिशन है, क्यों? और डेबिट साइड पे क्या आ सकता है? तो ये बार बार बैलेंस कर रहा हूं ताकि आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाए, और घर पे 2 दफा करने वाले को कल इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, और परसों तक तो इंशाल्लाह आप इस टॉपिक में फिर बहुत रिलैक्स हो चुके होंगे जी। एडिशन इन कैश पेड फॉर एडिशन इन बिल्डिंग्स, कौन सी वर्किंग में निकला जी? ये वर्किंग नंबर 4 में। कितना जी? 500। आउटफ्लो है कैश पेड फॉर एडिशंस। भाई समझ आ रही है? ग्लासेस वाले भाई समझ आ रही है? बैंगनी कपड़ों वाले भाई समझ आ रही है? अच्छा जी। नेक्स्ट बताओ भाई, इसका 170 क्रेडिट साइड पे, और फिर ये क्या हो सकता है? देखो डिस्पोजल तो इसमें है कोई नहीं, तो ये ही होगा। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन जब यहां से निकला करेगी ना पर्चे में, जो सवाल में डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होगी, तो यहां पे फिर आगे ऐड करना पड़ेगी, लेकिन आज ये 230 गिवन है, शायद उसने इकट्ठी खुद ही निकाल कर दे दी है। अभी चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे आते हैं ना, तो इसमें डिस्पोजल भी है। अब डिस्पोजल कितनी कॉस्ट पर हुआ, ये सवाल ने नहीं बताया हुआ। कोई एडिशन है कि नहीं है, नहीं पता हमें। डेप्रीसिएशन कोई है कि नहीं है, इस साल की कितनी है, अभी तक नहीं पता, आगे पढ़ा नहीं है मैंने, ठीक है। जब डिस्पोजल हुआ है तो इसकी डेप्रीसिएशन भी होनी है, तो बस ये एडजस्टमेंट रह गई है एक, ठीक है। ये एडजस्टमेंट देखो, ये एक लाइन कहता है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60। वो कह रहा है कि जी ये फिगर मैं बता देता हूं, ये कितनी है? 60 रुपए। पता नहीं ये क्यों बता रहा है। फिर एक इधर बैलेंस निकलेगा, और ये देखो ना, मैंने कहा जो नॉर्मल अजम्पशन है, फिर वो लो, इस तरफ जो फिगर आई है क्या हो सकता है भाई? कंप्यूटेशन के लेजर में इस तरफ बैलेंसिंग फिगर क्या आ सकती है? अगर डिस्पोजल है तो उसी की डेप्रीसिएशन है, और तो कोई तीसरी चीज चौथी चीज तो हो नहीं सकती। बोलो, समझ आ रही? थोड़ी समझ आ रही? आज थोड़ी भी आ रही तो बहुत है जी। 30, ये 30 वो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट वाली है। ये इसमें तो अक्यूमुलेशन होगी ना जी, कितना? 30, ठीक है। अब अभी भी हमें कोई नहीं पता चल रहा कि कैश कितना है। ये लॉस जरा नीचे ले आए, लॉस कितना था, भूल गया मैं, 15। देखो ना, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट ये होता है, और अभी तक ना मुझे कैश पता है, ना इक्विपमेंट अकाउंट से जो कॉस्ट आनी है वो पता है, ठीक है ना। फिलहाल मुझे ये दोनों चीजें नहीं पता, डिस्पोजल पूरा नहीं हो रहा अभी तक, डिस्पोजल पूरा नहीं हो रहा। चलो अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं।
क्या कहता है आगे? इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 75 वॉस, ओए शुक्र है, जाने वाले एसेट की कितनी बुक वैल्यू है? 75। उसकी अक्यूमुलेटेड एक्शन हमने कितनी अभी अभी निकाली है? 30, है ना? उसकी बुक वैल्यू कितनी है? सवाल में कह रहे हैं जी बुक वैल्यू कितनी है। आपको पता है कॉस्ट किसके बराबर होती है? कॉस्ट किसके बराबर होती है? छोड़ो, बुक वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। ठीक है, हम कॉस्ट चाहते हैं तो आप क्या करो, बुक वैल्यू प्लस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दो। बुक वैल्यू सवाल ने बता दी 75, अक्यूमुलेशन हम निकाल चुके हैं, वर्किंग नंबर 7 में हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 105 है जाने वाले एसिड की कॉस्ट। ठीक है, अच्छा वो यहां भी लिख दो, आप यहां भी लिख दो, फिर डबल एंट्री भी कर देना किसी एक तरफ, फिर उसको शो कर दोगे। 105 कैसे निकला? ये जी हमने 75 प्लस 30 किया। वो नीचे वाली अंग्रेजियां नहीं लिखते रहना, हो तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, पर्चे में तो सिर्फ इतना लिखोगे। अब ये जो डिस्पोजल अकाउंट में 105 डेबिट हुआ है, ये एसेट अकाउंट में से निकला होगा ना, ये 105 एक तरफ वर्किंग शो कर दो, या इधर शो कर दो या इधर शो कर दो, कोई मसला नहीं, किसी एक तरफ शो कर दो। ठीक है, सवाल खत्म है जी। बताओ, इधर ही बैलेंसिंग फिगर आएगी 155 कैश पेड फॉर एडिशन इन इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 6 155। बिल्कुल परेशान नहीं होना, जिंदगी का पहला सवाल कर रहे हो आप कैश फ्लो का। आज से पहले तो कैश को आप देखते ही नहीं थे, बस 2 दफा जाके घर इस सवाल को कर लेना। अल्लाह ने चाहा तो इससे आसान टॉपिक आपको तीसरे दिन और कोई नहीं लग रहा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जी सही है यहां तक? अच्छा, अब इधर से कैश बैलेंसिंग निकालो, सवाल खत्म करें जी। 60 है, 60 का कैश ये इक्विपमेंट के डिस्पोजल पे निकला। वर्किंग नंबर बता दो। 11। अब बस एक चीज मैं भूल गया था आपको बताना, मैं 5-7 मिनट पहले मुझे याद आ गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा हुन गल्लां होर पासे मछरियां ने। ये 950 का प्रॉफिट कैपिटल के अकाउंट में इस तरफ नजर आना होता है। अगर आप डिविडेंड या ड्राइंग उधर डेबिट कर गए तो प्रॉफिट को भी आपको इस तरफ लिखवाना चाहिए था मुझे, लेकिन आपने लिखवाया नहीं है। जी बोलो, ये बैलेंस है, ये इंशाल्लाह बैलेंस ही होगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। जरा चेक कर लो, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल रही, तो फिर इसका मतलब यही 100 रुपया मैं इधर बाहर लिख लेता हूं। ओनर घर से 100 रुपया लाया, बस वो एडजस्टमेंट से ही निकल आया था। अब जिसने ये 100 इधर और इधर शो नहीं किया, उसने सिर्फ 75 नेगेटिव शो करना था ना। तो मैं यही कह रहा था कि नेट में सवाल पे कोई असर नहीं पड़ना था कैश फ्लो के ऊपर इस एडजस्टमेंट का। ठीक है ना? अगर मैक्सिमम एक नंबर लूज होना था। क्यों? मैंने यहां पे 100 ऐड किया और यहां पे भी 100 ऐड किया, तो 100 और 175 नेगेटिव, ये नेगेटिव 75 ही आता है ना। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर ये कोई भूल जाता 100 शो करना, तो वो नेगेटिव 75 ही शो करता, तो कैश फ्लो सही हो जाती, एक आध नंबर मिस हो जाता। ठीक है, और सही है। कोई ऐसा लेजर जो अभी तक बैलेंस ना किया हो आपने, सारे हो गए हैं, तो फिर टोटल बताओ इसका। 47 पॉजिटिव है, पॉजिटिव 47 आ गया जी, ए का टोटल हमारा। 2-1 बच्चे और भी चेक कर लिया करो। ये सारे चौधरी बैठे हैं, मुलाजिमीन 2-3 टोटल कर रहे होते हैं, एक मुलाजिम लिख रहा होता है जी। 47 ओके। इस 141 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, ये चलो मैं निकाल देता हूं, 75 नेगेटिव। भाई जल्दी से 2 बच्चे चेक करें, जो 2-3 बच्चे कम अज कम। पॉजिटिव 47 आया ऑपरेटिंग का टोटल, पॉजिटिव 141 आया इन्वेस्टिंग का टोटल, और नेगेटिव 75 आया फाइनेंसिंग का टोटल। अब इधर देखो सारे, 47 प्लस 141 प्लस 75 करना है, वो चूंकि माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, कितना? 113। अब सबकी पूरी तवज्जो चाहिए मुझे, जरा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल करवा दो। 548 नेगेटिव, ठीक है, तो आगे वाले का 435 भी नेगेटिव ही होगा बेटा, यही बनता है। अब जरा जादू देखना, 548 नेगेटिव क्या है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां पे मैंने लिखा 548 नेगेटिव, आंसर निकालो।
इसको नेट करो, 435 नेगेटिव। वो ये सही होने की निशानी होगी कैश फ्लो का सवाल, जो कि पर्चे में आपने देखना। बच्चों कहता हूं वो रिकॉर्डिंग में भी आपको नजर आएगा। बच्चे को बुला के कहता था इस पे हाथ रख लो, और बच्चे कहता था 548 इधर ऐड कर दो, वो नेगेटिव आया, और मैं कहता था बस ये हाथ यहीं पे छोड़ के घर आ जाना पर्चे में, इसको उठाना नहीं है, क्योंकि ये उठाने से पता लग जाएगा कि सवाल सही हुआ या नहीं हुआ। और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आप ढूंढोगे, टाइम जाया करोगे। नहीं हुआ, एक आता देखो टोटल गलत तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, बस जो नंबर आने थे वो आ चुके। एक फिगर आगे पीछे हो जाए थोड़ी सी तो टोटल तो गलत हो जाना है। उसका मतलब ये है कि आप 18 नंबर के 15 नंबर के सवाल में से आपको 2-3 नंबर से कट गए, बस ठीक है। अगर आप 15 मिनट लगा के उसको ढूंढ भी लोगे तो अगले सवाल के 10 नंबर लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला सवाल था, और इंशाल्लाह आप लोग इसी को 2 दफा करेंगे। ठीक है, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।